Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying economics. In the last part, we completed the chapter, the story of village Palampur. In this part, part 5, we are going to cover NCERT questions of chapter number 1, the story of village Palampur. So let's get started with the very first question. Every village in India is surveyed once in 10 years during the census. हर सेंसस में 10 साल में एक बार जितने भी इंडियन विलेजेस है सबका क्या होता है, पूरा डेटा निकाला जाता है. एंड सम डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. और नीचे एक टेबल पे हमको अलग अलग डेटा पूछा गया है. किसका? पालमपुर का. फिल अप द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ पालमपुर. हमें बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन पालमपुर के अकॉर्डिंग लिखनी है. लोकेशन ऑफ पालमपुर. पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज जो कि कहाँ पे है? इट इज इन उत्तर प्रदेश. कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है. कहाँ पे? नियरिंग टाउन कौन सा है? शाहपुरा. शाहपुरा टाउन के पास, शाहपुरा टाउन के पास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है. सेकेंड, टोटल एरिया ऑफ द विलेज. कितने एकड़ की जमीन पे बना है? कितना ज्यादा बड़ा है पालमपुर? पालमपुर इज मेड ऑन 226 हेक्टेयर ऑफ लैंड. पालमपुर कितने में स्टैब्लिश्ड है? 226 हेक्टेयर ऑफ लैंड में स्टैब्लिश्ड है. वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? लैंड यूज. ओके, अब हमें पता है कि हमारी टोटल लैंड कितनी है? 226 हेक्टेयर है. अब यहाँ पे हमको बोला है कि उसमें से इरिगेटेड कितनी है, अनइरिगेटेड कितनी है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, जो ड्वेलिंग में, रोड में, पॉन्ड्स में, अंडरग्राउंड ऐसे यूज की गई है, वो 26 है. अब आप बताओ, 26 तो अवेलेबल ही नहीं है फार्मलैंड बनने को, तो कितने बचे? 200 हेक्टेयर बचा. अब आप मेरे को याद करके बताओ, जब हम पढ़ रहे थे दैट लैंड इज फिक्स्ड, हमने क्या पढ़ा था कि जितनी पॉसिबल लैंड इरिगेटेड लैंड में और कल्टीवेटेड लैंड में ट्रांसफर हो सकती है, फार्मलैंड बन सकती है, वो सब ऑलरेडी बन चुकी है. इसका क्या मतलब हुआ कि आउट ऑफ दिस, एक्सक्लूडिंग दिस 26 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर जो अपना पूरा लैंड है वो क्या है? पूरा लैंड क्या है? इरिगेटेड है. और 0 लैंड है जो कि अनइरिगेटेड है. कहाँ पे? पालमपुर में है. वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन में वहां पे हाई स्कूल भी है और प्राइमरी स्कूल भी है. पढ़ा है ये भी हमने. फिर क्या पूछा है? मेडिकल में क्या है? वहां पे मेडिकल में एक हेल्थ सेंटर है और एक मेडिकल डिस्पेंसरी है. तो क्या क्या दिया है? एक तो हेल्थ सेंटर दिया है और एक क्या दिया है? डिस्पेंसरी. तो ये भी हम लोगों को पता है कि पालमपुर में क्या है. नेक्स्ट क्या है? मार्केट कैसा है? जब हमने पढ़ा था कि क्या क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, तो हमने उसमें एक बहुत मेजर एक्टिविटी क्या पढ़ी थी? शॉपकीपिंग. शॉपकीपर्स की एक्टिविटी वहाँ अच्छी है. यहाँ पे कौन से? जनरल स्टोर्स है. जनरल स्टोर्स मतलब एक ही स्टोर पे स्टेशनरी मिलती है, उसी स्टोर पे आपको खाने का भी मिलता है, उसी स्टोर पे आपकी टॉयलेटरीज भी मिलती हैं. सो यस, मार्केट इज अवेलेबल. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसा है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज वेरी गुड इन पालमपुर. कितना ज़्यादा अच्छा है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ आता है और किस में यूज़ आता है? इरिगेशन में, मतलब ट्यूब वेल्स यूज़ करने को भी यूज़ आता है. जब इतना यूज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज कैसी हुई? अच्छी हुई. नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन. वहां पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही चीज क्या है? अच्छी है. वहां पे हर चीज क्या है? अच्छी है. क्यों अच्छी है? क्योंकि वहां पे हर चीज वेल कनेक्टेड है. सो ये बात भी हमें पता है. किसके बारे में? पालमपुर के बारे में. एंड लास्ट इज नियरेस्ट टाउन. कौन सा टाउन सबसे पास है पालमपुर के? रायगंज. जस्ट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर. रायगंज कितना दूर है ये? जस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, बगल में ही है. वेरी क्लियर. Okay, this was your first question. Let's move to the next question. Question number 2. Modern farming method require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? मॉडर्न फार्मिंग में जो चीज़ें यूज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कौन सी होती हैं? जो मैन्युफैक्चर्ड होती है किसी इंडस्ट्री में. ये बात सच है कि गलत है? सच है. यस, दैट इज वेरी ट्रू. क्यों? हम मॉडर्न फार्मिंग में क्या क्या यूज करते हैं? हम मॉडर्न फार्मिंग में यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना. और क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स. और क्या यूज करते हैं हम मॉडर्न फार्मिंग में? HYV सीड्स यूज करते हैं.
है ना? और क्या यूज़ करते हैं? मशीन्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ करते हैं? इरिगेशन बढ़ाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, कैनल्स यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैन्युफैक्चर्ड है कहाँ पे? किसी भी इंडस्ट्री में। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं, ये कहाँ बनेंगे? ये नेचुरल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। किसी इंडस्ट्री में बनते हैं। एचवाईवी सीड्स कौन-सी सीड्स होती हैं? वो सीड्स होती हैं जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और ज़्यादा पानी, इरिगेशन के साथ बहुत रिस्पॉन्सिव होती हैं, बहुत जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, ये भी स्पेशली बनाई जाती हैं। ये भी नेचुरल नहीं होती। मशीन्स क्या होती हैं? ट्रक्स यूज़ कर लिए हमने, ट्रैक्टर्स यूज़ कर लिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती है मॉडर्न फार्मिंग में, ये सब भी मैन्युफैक्चर्ड है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड है। सेम इरिगेशन की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। So yes, I agree. Modern farming methods in Palampur and elsewhere are often rely on industrial manufactured inputs as fertilizers. First is fertilizers, chemical fertilizers to enhance soil fertility जो use करते हैं. Similarly, second is pesticides. क्यों use होते हैं? These are the chemicals to control pests that can damage your crops. इसी के साथ हम मशीनरीज और ट्रैक्टर्स यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? प्लोइंग के लिए, सोइंग के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए. इनसे क्या होता है? उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और लेबर वैल्यू बहुत कम हो जाती है. और एचवाईवी सीड्स क्या होती हैं? स्पेशली डेवलप्ड सीड्स होती हैं ये, दैट आर मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन फॉर हायर यील्ड. जिससे क्या होता है? आउटपुट बढ़ाया जाता है इन चीज़ों को यूज़ करके. तो हमने क्या देखा कि मॉडर्न फार्मिंग में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है वो मोस्टली क्या होती हैं? इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होती है. चाहे आप मशीन यूज़ कर रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड एचवाईवी सीड्स कर रहे हो, अगेन फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कोई भी टाइप ऑफ इरिगेशन, चाहे आप वो डैम्स में कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके कर रहे हो, ट्यूबवेल्स करके, या फिर किसी भी वे में, सारी एक्टिविटीज़ मॉडर्न फार्मिंग की किसके साथ होती है? ज़्यादा रिलायबल होती हैं किस पे? मैन्युफैक्चर्ड, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे. Very clear. Let's move to the next question. Question number 3. How did the spread of electricity help farmers in Palampur? पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे हेल्प करती है फार्मर्स को? इरिगेशन इम्प्रूव करके. कैसे करती है? इरिगेशन इम्प्रूव करके. अब इरिगेशन कैसे इम्प्रूव करती है? ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को यूज करके वो इरिगेशन बेटर कर देती है. अगर आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात करो तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके लिए भी क्या होता है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सो ये फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बहुत मेजर रोल प्ले करती है. इट हेल्प्स इन इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर फार्मिंग थ्रू इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स. इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को यूज करके इरिगेशन बेटर करती है. इट हेल्प्स इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि शुगर केन क्रशिंग इलेक्ट्रिक मशीन आई थी जिससे वो जैगरी पाउडर बना के बेचते थे. तो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हम इसमें देखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Is it important to increase the area under irrigation? Why? Yes, it is important कि हम इरिगेशन के अंदर का एरिया बनाए. क्यों? क्योंकि लैंड क्या है? पालमपुर वालों के पास फिक्स्ड है. जो भी करना है किसके अंदर करना है? उसी लैंड के अंदर करना है. Yes, it is important to increase the area under irrigation to cultivate more crops in the fixed land. किस चीज के लिए? सेम लैंड को, फिक्स लैंड को यूज करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें अपना कल्टीवेशन बढ़ाएं. इट इज इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमें एचवाईवी सीड्स अगर यूज करनी है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. अगर इरिगेशन नहीं होगी तो एचवाईवी सीड्स यूज नहीं हो पाएंगी. मॉडर्न फार्मिंग आप नहीं लगा सकते हो अगर आपका इरिगेशन ज्यादा नहीं है. इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्रीन रेवोल्यूशन का भी और मॉडर्न फार्मिंग का भी. वेरी क्लियर. Okay, next question, question number 5. Why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wages? अब मुझे ये बताओ कि जो वेजेस हैं वो कम क्यों हैं मिनिमम वेजेस से? क्यों? क्योंकि पालमपुर में कौन काम करता है? पालमपुर में स्मॉल फार्मर्स भी बाहर काम ढूंढते हैं, है ना? और स्मॉल फार्मर्स के साथ लैंडलेस लेबर्स भी जो होते हैं, लैंडलेस लेबर भी क्या करते हैं? बाहर काम ढूंढते हैं. अब जब दोनों जन काम ढूंढ रहे हैं तो काम का जो कंपटीशन है वो क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है.
ठीक है, बट इस कंपटीशन को ज्यादा होने के लिए अपने पास जो जॉब्स है वो क्या है, लिमिटेड है, वर्क तो हमारे पास लिमिटेड ही है। तो अब क्या हुआ कि काम हमारे पास लिमिटेड है, करने वाले बहुत सारे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, इसीलिए उनको जो रेट दिया जाता है वो क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज द वर्क इज लिमिटेड। वर्क क्या है, लिमिटेड है, एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स आर मच मोर देन वर्क अवेलेबल। सो बेसिकली दिक्कत क्या है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनका नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वर्क अवेलेबल है। इस रीजन की वजह से क्या होता है, उसका प्राइस हमेशा जो स्टैंडर्ड वेज सैलरी होती है उससे कम होता है। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use example. सेम पीस ऑफ लैंड में कैसे बढ़ाया जाता है, कितने मेथड्स होते हैं? फर्स्ट इज योर मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप एक ही लैंड को अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज कर रहे हो, कि जब आया रेनी सीजन तो आपने ज्वार और बाजरा लगा दिया, जब आया विंटर तो आपने वहीं गेहूं उगा दी, जब आया आपका कोई और सीजन आपने वहीं चावल उगा दिए, और जिंदगी साल भर के लिए आप वहां पे गन्ने उगा ही रहे हो कि आपका प्रॉफिट ना रुके। तो एक ही लैंड में अलग 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 टेक्निक्स लगा के अलग अलग प्रोडक्ट्स को और अलग अलग क्या हार्वेस्टिंग करने को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए हमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है वो होता है इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो इन्हीं के साथ मिली हुई प्रॉपर्टी है। हर एक फास्ट को, हर एक जो भी अपने हम लगाएंगे फार्म में, उन सबको अलग वाटर की नीड्स होती हैं, वो सारे यूज करने के लिए हमको इरिगेशन सही करना जरूरी है अगर हमें कल्टीवेशन बढ़ाना है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन होता है जब हम इन तीनों को साथ में, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम HYV सीड्स यूज करते हैं, और क्या करते हैं, अगेन इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करते हैं, और क्या करते हैं, इसके साथ हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज करते हैं। इन सबको साथ में अगर हम बात करें, तो अगर हमें उसी लैंड को ज्यादा कल्टीवेट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें मॉडर्न फार्मिंग को अपनाना है। इन सबको साथ में हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स बोलते हैं। वेरी क्लियर? क्या क्या देखा हमने? वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड बाय मल्टीपल फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल टुगेदर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ऑल टुगेदर बाय मॉडर्न फार्मिंग। वेरी क्लियर? ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? फार्मर्स इन पालमपुर कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर। एक ही साल में अलग अलग बहुत सारे क्रॉप्स कर सकते हैं। दे हैव अ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम दैट यूजेस इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स। क्योंकि इरिगेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज हो सकते हैं, तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग करना क्या है, इजी है। इट अलाउज देम टू कल्टीवेट मोर लैंड एंड इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन। और ऐसे वो पूरा ओवरऑल प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। कैसे? कि जब रेनी सीजन था तो ज्वार और बाजरा करके अपनी अपनी कैटल फीड को जो चारा देते हैं वो दे दिया। विंटर्स में हमने वहीं पे वीट उगाया, जो मैंने क्या किया, मेरी फैमिली ने भी खाया, मैंने पालमपुर वालों को भी खिलाया, और आगे शाहपुरा रायगंज में भी बेचा। तो ये हमने खाया भी और सेल भी किया। और पूरे साल प्रॉफिट करने के लिए, पूरे साल इनकम नहीं रुकने के लिए, हमने पूरे ईयर राउंड के लिए गन्ना लगाया, जिसको मैं जैगरी करके भी बेच सकता हूँ, गन्ने के गन्ना भी बेच सकता हूँ, और इसको मैंने क्या किया, सेल किया। ऐसे ही दूसरी चीज जो आई वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कब आई थी? 1960 में आई थी। दो मेजर चेंजेस थे। क्या? कि पहले हम जो ट्रेडिशनल यूज करते थे सीड्स, उनकी जगह हम HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने लगे। इसके साथ हमने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी यूज किए, और इसके साथ हमने इरिगेशन, पानी की ज़्यादा जरूरत हुई तो हमने अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज भी क्या की, इंक्रीज की, जिससे अपना टोटल प्रोडक्शन बढ़ गया। अगेन ये सारी टेक्निक्स को साथ में हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक बोलते हैं। HYV सीड्स का यूज होना, फर्टिलाइजर्स का यूज होना और पेस्टिसाइड्स का यूज होना, ये तीनों मिला के बनाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अलावा ये पूरी जो इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं, आप कैनल्स यूज करो, पंप सेट्स यूज करो, मशीनरीज और इलेक्ट्रिसिटी डैम्स यूज करो, डीजल के थ्रू करो, ये सारी चीजें क्या होती हैं। और इसी के साथ जब हम मशीनरी वगैरह भी यूज कर लेते हैं, तो ऑल टुगेदर ये ऑल दीज एक्टिविटीज जिनसे लैंड कल्टीवेट ज्यादा कर सकती है, वो क्या होती है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं। एम आई वेरी क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 hectare ऑफ लैंड।
कितनी लैंड है उसके पास? 1 हेक्टेयर की लैंड है। 1 हेक्टेयर की लैंड क्या होती है? छोटी सी लैंड होती है। इतनी लैंड है। अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर इसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड है तो पहली चीज जो इसको करनी पड़ेगी वो क्या होगा? लोन लेना। क्यों? क्योंकि अगर वो लोन लेगी तो उस लोन से क्या करेगी? उस लोन से वो फर्टिलाइजर्स खरीद सकती है, उस लोन से वो पेस्टिसाइड्स खरीद सकती है, उस लोन से वो HIV सीड्स खरीद सकती है। मतलब इस लोन से वो क्या करेगी? फार्मर का सबसे पहला काम क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन, कि मैं क्या करूं? मॉडर्न टेक्निक्स यूज करूं और इसी लैंड पे अपना इंक्रीज करूं। अब इसके अलावा दूसरा काम क्या होगा फार्मर का? इसके अलावा क्या आएगा उसके माइंड में? इसके अलावा उसके माइंड में ये आएगा कि काम कौन करेगा? फैमिली विल वर्क। पूरी इतनी छोटी है कि इसकी जो खुद की फैमिली है वो क्या करेगी? यहाँ पे काम करेगी, कोई और नहीं आएगा। क्लियर? तो क्या करेगा वो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में? कल्टीवेशन करने के लिए लोन लेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी यूज करके वो वहां पे ग्रो करेगा। ग्रो कौन करेगा? अलग लेबर हायर नहीं करेगा, जो फैमिलीज है वही करेगा। और उससे जो भी सरप्लस आएगा वो क्या करेगा? या तो कंज्यूम कर लेगा, मतलब खा लेगा, अगर बराबर आया, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बचा तो क्या करेगा? सेल कर देगा। ये काम है उसका 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का। वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। How do the medium and large farmer obtain capital of farming? How is it different from small farmers? स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? स्मॉल फार्मर्स लोन लेते हैं। कहाँ से लोन लेते हैं? या तो बिग फार्मर्स से लोन लेते हैं, या फिर क्या करते हैं? मनी लेंडर से लोन लेते हैं, या फिर क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। और क्यों लेते हैं वो ये लोन? क्यों? क्योंकि उनको अपना जो प्रोडक्शन करना है उनके पास कोई और तरीका नहीं है। क्लियर? पर लार्ज फार्मर क्या करते हैं? लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने प्रीवियस ईयर जो किया है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं। लास्ट ईयर के सीजन का पैसा यूज करके, अपनी सेविंग्स यूज करके कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है? स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ये मनी बोरो करते हैं मनी लेंडर से, लार्ज फार्मर से और इनपुट सप्लायर से। लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपनी सेविंग्स यूज करते हैं। किसकी? अपने लास्ट ईयर के हार्वेस्ट से जो पैसा बचा है उसको यूज करके करते हैं। यहाँ ये बहुत हाई इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी फार्मिंग नीड्स को लेकर। ये क्या करते हैं? ये अपने उसी कैपिटल को नेक्स्ट सीजन के लिए यूज करते हैं, उसी को अपनी नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं। और क्या करते हैं? अपना जो फिक्स्ड इन्वेंट्री होती है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल को भी ये लोग इंक्रीज करते हैं। कभी मशीन खरीद ली, कभी कुछ और खरीद लिया। सब किससे करते हैं? अपने पुराने पैसे से करते हैं। Very clear. Let's see the next question. Question number 9. On what terms did Savita get a loan from Tejpal Singh? कौन थी सविता? सविता थी जिसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड थी, उसको वहां पे कल्टीवेशन करना था, उसके लिए उसने लोन लिया था। और उस लोन से उसने क्या किया? सीड्स खरीदी, उस लोन से उसने फर्टिलाइजर्स खरीदे। पर उसने वो लोन कितने में लिया था? उसने वो लोन लिया था 24% ऑफ इंटरेस्ट रेट पे। वो काम कितने पे कर रही थी? 100 रुपीज पर डे पे काम कर रही थी वो। और उसको लोन कितना चाहिए था? उसको ये लोन चाहिए था 3,000 रुपए का। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि उसको लोन 3,000 चाहिए, ऐसे समझो। उसको क्या चाहिए? उसको लोन चाहिए 3,000, और उसको ये कितने में मिला है? 24% में मिला है। तो उसको कितना इंटरेस्ट वापस देना पड़ रहा है? 3 4 12, 3 2 6, 720 रुपीज का इंटरेस्ट देगी वो 3,000 के ऊपर। और वो काम कर रही है 100 रुपीज पर डे में। इसका क्या मतलब हुआ? इसके अकॉर्डिंग उसको 72 डेज तो सिर्फ इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। ये उसके सिर्फ इंटरेस्ट के डेज हैं। तो ये तो गलत हो गया। ये इसकी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में मिला। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वुड सविता कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ लो इंटरेस्ट? यस। क्यों डिफरेंट होती? क्योंकि यहाँ जो वो स्ट्रगल कर रही है वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता, वो बहुत पैसा बचा रही होती, इतना इंटरेस्ट रेट नहीं देना होता जितना वो फालतू में रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रही है। तो क्या था? सविता इज अ स्मॉल फार्मर, शी हैज 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। उसको क्या चाहिए? शी नीड 3,000 रुपीज फॉर व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं को उगाने के लिए चाहिए सीड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदने। तो उसने क्या किया? She borrows from a large farmer at the interest rate of 24%। 24% के इंटरेस्ट रेट पे उसने लिया।
अब उसको क्या करना पड़ेगा, लो वेज में 100 रुपीज पर डे में काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको हार्डशिप हो रही, बट क्योंकि उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रही है, इस कंडीशन में लोन लिया। बट यस, अगर सविता की कंडीशन बेटर हो जाती इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम बैंक एट लो इंटरेस्ट रेट, क्यों? because she would be saving a lot of amount that has been going in paying interest rate, जो इतना बड़ा 750 रुपये 720 रुपये का इंटरेस्ट रेट दे रही है, वो क्या होता, बच जाता। जो 100 रुपीज पर डे जैसी लो वेज पे काम कर रही है, वो उसको उस सिचुएशन में नहीं करनी पड़ती। वेरी क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। What are the non-farm production activities in पालमपुर? 4 होती हैं, कौन बताएगा कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज हैं पालमपुर में, नॉन फार्म एक्टिविटीज जो होती हैं? फर्स्ट इज योर डेयरी, डेयरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ इज योर ट्रांसपोर्ट, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी है। और क्या क्या है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। एंड लास्ट इज योर शॉप कीपिंग, मतलब जनरल स्टोर्स या ऐसी नॉर्मल छोटी छोटी शॉप या कंप्यूटर की शॉप। ये है हमारी 4 मेजर नॉन फार्म एक्टिविटीज जो होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज डेयरी, सेकंड इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, देन शॉपकीपर्स एंड लास्ट इज ट्रांसपोर्ट। डेयरी क्या होता है? कॉमन एक्टिविटीज होती है पालमपुर के लोगों के बीच में, बफेलोज ली जाती है, उनको घास वगैरह खिलाया जाता है, ये भी फार्मिंग एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा क्या होता है, कनेक्टेड है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 50 से भी कम लोग काम करते हैं, ये काम घर पे भी हो सकता है और फील्ड पे भी हो सकता है। ये वैसा काम नहीं है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज होती है जैसे कि सिटीज में होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर शॉपकीपर। ये क्या होता है? ये लोग सिटी से होलसेल में लेकर आते हैं बहुत सारा सामान, स्टेशनरी, टॉयलेटरीज, एटेबल, सब कुछ एक ही स्टोर में मिल रहा हो, और उसके प्राइस क्या होते हैं? कंपैरेटिवली कम होते हैं, बल्क में लाके अपने विलेज में बेच देते हैं। जैसे कि बहुत सारे आइटम्स एक ही स्टोर पे मिलना, राइस, व्हीट, ऑयल, टॉयलेटरी, स्टेशनरी, एक्सेट्रा। एंड लास्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, रिक्शा, जीप, बस चलती है, कार्स चलते हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं? हर जगह लेके जाती हैं। पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है, ड्राइवर्स को पैसे मिलते हैं अगर वो गुड्स लेके गए, या फिर लोगों को रायगंज, शाहपुरा या कोई भी ऑल वेदर रोड से जो भी नेबरिंग सिटी या टाउन है वहाँ लेकर गए। ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो कौन से 4 हैं? डेयरी है, शॉपकीपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। Okay, let's see the next question, 11th question. What can be done so that more non-farm production activities can be started? ऐसा क्या करें कि और एक्टिविटीज आए, नॉन फार्म एक्टिविटीज और आए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा कर दो, लोगों को लोन दो कि वो अपना अलग काम शुरू करें, उनको अलग अलग तरीके की नॉलेज दो। तो क्या क्या हुआ? इम्प्रूव योर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या करो? बेटर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन कैन अट्रैक्ट बिजनेस। अगर आपकी रोड्स अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज अच्छी हैं, अवेलेबिलिटी, यूटिलिटीज अच्छी हैं, तो वहाँ पे अलग अलग बिजनेस आ सकते हैं। सेकंड क्या है? प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल्स, लोगों को स्किल्ड बनाओ, स्किल्ड लेबर लाओ। ठीक है, तो एजुकेट करो विलेजर्स को अलग अलग स्किल्स में, किसी को टेलरिंग सिखाओ, किसी को हैंडीक्राफ्ट, किसी को स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। चीज़ों को अलग अलग जगह डालोगे तो क्या होगा? अलग अलग जगह आएंगे। थर्ड इज एक्सेस टू क्रेडिट, मतलब लोन दो। ठीक है, ऑफर लोन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट टू विलेजर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, खुद का धंधा यूज करने के लिए उनको लोन दो। एंड लास्ट इज योर प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज नॉट द लास्ट, देयर इज वन मोर। ओके, सो क्या करो कि विलेजर्स को बोलो कि वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ले, एक्टिविटीज ले, शॉपकीपिंग करें, डेयरी फार्मिंग करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करें। तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज योर अपने लोकल मार्केट को डेवलप करो, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर विलेजर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स लोकली। जरूरी नहीं है कि वो चीजें यहाँ से रायगंज ही जाएं या साहेबपुरा ही जाएं, ये भी तो हो सकता है कि वो पालमपुर के पालमपुर में खत्म हो जाए। तो अपना लोकल मार्केट अच्छा करो, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन एक्सटर्नल मार्केट, जिससे ये बाहर के मार्केट का रिलायंस क्या हो? कम हो, कि आप अपने ही अकॉर्डिंग अपना काम कर पाओ।
Okay, I hope it is very clear. We are finally done with first chapter, the story of village Palampur, with all the NCERT questions. I hope you understood it. Thank you so much.